स्वागत। आज हम एक ऐसी अवधारणा पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने मार्केटिंग की दुनिया में मतलब काफी हलचल मचाई है। ये सेथ गॉर्डन की प्रसिद्ध किताब पर्पल काउ ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस बाय बीइंग रिमार्केबल के विचारों पर आधारित है। ये किताब 2003 में आई थी। हमारे पास इस किताब का एक अच्छा विस्तृत सारांश है जो इसके मुख्य तर्कों को सामने रखता है और ये विश्लेषण करता है कि क्यों आज के इस भीड़ भरे बाजार में वो पुराने तरीके मतलब एक औसत सा उत्पाद बनाना और फिर उस पर ढेर सारा विज्ञापन खर्च करना अब काम नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे खेल के नियम ही बदल गए हैं। निश्चित रूप से। और इस चर्चा का हमारा मकसद भी यही है कि गॉर्डन के केंद्रीय विचार को समझा जाए कि आज सफल होने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी क्यों नहीं है और कैसे केवल असाधारण या चर्चा योग्य उत्पाद ही वास्तव में आगे बढ़ सकते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असाधारण होने का मतलब असल में है क्या और इसे हासिल करने के लिए किस तरह की सोच जरूरी है। ये सिर्फ अलग दिखने की बात नहीं है, बल्कि सार्थक रूप से अलग होने की बात है। ठीक है, तो इस विश्लेषण में उतरते हैं। फिर शुरुआत करते हैं उस मूल समस्या से जिसे गॉर्डन उजागर कर रहे हैं। वो कौन सा पारंपरिक तरीका था जो अब उतना प्रभावी नहीं रहा? हाँ, तो गॉर्डन जिसे टीवी औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो मॉडल दशकों तक मतलब हावी रहा। इसका सीधा सा फॉर्मूला था, एक ठीक-ठाक औसत उत्पाद बनाओ, फिर बड़े पैमाने पर टीवी जैसे माध्यमों पर विज्ञापन खरीदो, जिससे आपको व्यापक वितरण मिले और फिर मुनाफा कमाओ। ये एक आजमाई हुई सफल रणनीति थी उस समय की। लेकिन अब ये मॉडल क्यों चरमरा रहा है? सारांश में कई कारण बताए गए हैं। एक तो दर्शकों का ध्यान बहुत बढ़ चुका है, अनगिनत चैनल हैं, वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं। बिल्कुल। दूसरा, विज्ञापन को अनदेखा करना या स्किप करना वो तो बहुत ही आसान और आम हो गया है आजकल। लोगों के पास समय कम है और विकल्प बहुत ज्यादा। सही बात है। और इसी शोर शराबे वाले माहौल में सिर्फ थोड़ा बेहतर बनने की जो होड़ है, वो खतरनाक हो जाती है। जब हर कोई थोड़ा थोड़ा सुधार करने की कोशिश करता है, तो नतीजा ये होता है कि सारे उत्पाद लगभग एक जैसे लगने लगते हैं। हाँ। इसे तकनीकी भाषा में कमोडिटाइजेशन कहते हैं। मतलब उत्पाद अपनी खासियत खो देते हैं और फिर मुकाबला सिर्फ कीमत पर सिमट जाता है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें सब नीचे की ओर ही जाते हैं। और यहीं पर गॉर्डन का समाधान, उनकी पर्पल काव सामने आती है। हाँ, उनकी मशहूर पर्पल काउ यानी बैंगनी गाय। ये रूपक क्या दर्शाता है? बड़ा दिलचस्प है ये। बहुत सरल है। उबाऊ चीजों की मार्केटिंग करने पर संसाधन बर्बाद करना बंद करें। इसके बजाय कुछ ऐसा बनाएं जो अपने आप में इतना असाधारण हो, इतना दिलचस्प हो या इतना उपयोगी हो कि उत्पाद खुद ही अपना सबसे बड़ा प्रचारक बन जाए। अच्छा। सोचिए, आप किसी ग्रामीण इलाके से गुजर रहे हैं और आपको खेतों में सैकड़ों भूरी गायें दिखती हैं। आप शायद ध्यान भी न दें, हाँ, सामान्य बात है। लेकिन अगर उसी झुंड के बीच एक चटक बैंगनी रंग की गाय खड़ी हो, आप यकीनन रुकेंगे, गौर से देखेंगे, शायद तस्वीर खींचेंगे और घर जाकर या दोस्तों को जरूर इसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल, ये तो पक्का है। यही पर्पल काउथ है। ये एक ऐसा उत्पाद, सेवा या विचार है जो इतना अनूठा, आकर्षक या मूल्यवान है कि वो सामान्य चीजों की भीड़ में बिल्कुल अलग नजर आता है। गॉर्डन का मानना है कि अगर लोग आपके उत्पाद के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो बाजार की नजर में वो लगभग अदृश्य है ही नहीं। ये वाकई एक शक्तिशाली रूपक है। तो पारंपरिक मार्केटिंग के जो 4 P होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनके साथ गॉर्डन एक नया P जोड़ने की वकालत कर रहे हैं, पर्पल काउ यानी असाधारणता। बिल्कुल। और ये सिर्फ मार्केटिंग का तड़का नहीं है जैसा आपने कहा, बिल्कुल। बल्कि ये उत्पाद या सेवा के मूल डिजाइन और रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। असाधारणता को बाद में नहीं जोड़ा जा सकता, उसे शुरुआत से ही बुनना पड़ता है। तो इस पर्पल काउ सोच के पीछे के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? सारांश में कई अहम विचारों को सामने रखा गया है। पहला वाला थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। सुरक्षित ही जोखिम भरा है, जोखिम भरा ही सुरक्षित है। इसका क्या मतलब हुआ? ये सुनने में विरोधाभासी लगता है, पर आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार के संदर्भ में शायद ये गहरा अर्थ रखता है। सुरक्षित रास्ता अपनाना यानी औसत दर्जे का उत्पाद बनाना जो किसी को नाराज ना करे, जो स्थापित नियमों का पालन करे, वो वास्तव में सबसे बड़ा जोखिम है। क्यों? क्योंकि ऐसा उत्पाद किसी का ध्यान नहीं खींचता, वो भीड़ में खो जाता है, उसे भुला दिया जाता है। बिल्कुल। इसके विपरीत कुछ साहसिक करना, कुछ अलग बनाना, भले ही वो पारंपरिक नजरिए से जोखिम भरा लगे, असल में ज्यादा सुरक्षित रणनीति हो सकती है। क्योंकि यही वो चीज है जो लोगों को रोकने, देखने और बात करने पर मजबूर करती है। सही। ये आपके लिए उत्साही समर्थक मतलब एडवोकेट्स
पैदा कर सकती है। संक्षेप में औसत होना गुमनामी की गारंटी है, जबकि अलग होना ध्यान आकर्षित करने का अवसर देता है। समझ गई। और इसी से जुड़ा अगला विचार है, आम जनता के लिए नहीं बल्कि किनारों के लिए डिजाइन करें। हाँ, ये भी पारंपरिक सोच के थोड़ा विपरीत है। आमतौर पर कंपनियां बड़े बाजार को लक्षित करना चाहती हैं, है ना? हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती हैं। लेकिन गोडिन का तर्क है कि शुरुआत एक छोटे विशिष्ट समूह नीश से करनी चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें आपके उत्पाद या सेवा की सचमुच बहुत ज्यादा परवाह होगी, ये वो किनारे हैं। उस विशाल भीड़ पर ध्यान केंद्रित ना करें जिसे आपकी पेशकश में शायद बहुत कम रुचि है। तो पहले एक छोटा समर्पित बाजार जीते, वहां गहरे संबंध बनाएं और फिर वहां से विस्तार करें। ये ज्यादा केंद्रित और प्रभावी तरीका लगता है, खासकर जब संसाधन सीमित हो। और यही छोटे जुनूनी समूह आपके विचारों को फैलाने का काम करते हैं, जो हमें अगले सिद्धांत पर लाता है। शुरुआती अपनाने वाले यानी अर्ली अडॉप्टर्स ही विचारों को फैलाते हैं। ये मार्केटिंग का एक क्लासिक सिद्धांत भी है। वैसे आपको उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो नई चीजें आजमाने और उनके बारे में बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं। नवप्रवर्तक और शुरुआती अपनाने वाले। सारांश बताता है कि गॉर्डन इन्हें कभी-कभी स्नीजर्स भी कहते हैं। ये शब्द उनके पहले के आइडिया वायरस के काम से आया है। मतलब ये वो लोग हैं जो आपके विचार या उत्पाद को छींक की तरह दूसरों तक फैलाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये समूह आपके उत्पाद के वायरल होने के लिए बेहद जरूरी हैं। वो एक तरह से पुल का काम करते हैं, आपके विचार को व्यापक दर्शकों तक ले जाते हैं। और यहीं पर गॉर्डन ओटाकू की अवधारणा पेश करते हैं। ओटाकू, ये एक जापानी शब्द है ना? हाँ, मैंने सुना है। हाँ, ओटाकू का मूल अर्थ है किसी चीज के प्रति गहरा जुनून, या कह सकते हैं ऑब्सेशन। गॉर्डन इस शब्द का उपयोग उन ग्राहकों का वर्णन करने के लिए करते हैं जो आपकी पेशकश के प्रति अत्यधिक जुनूनी हैं। वो सिर्फ संतुष्ट ग्राहक नहीं हैं, वो आपके उत्पाद के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे, उसके बारे में सब कुछ जानेंगे और दूसरों को भी इसके प्रति उत्साहित करेंगे। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उनकी किसी गहरी इच्छा या जरूरत को छुआ है जिसे शायद दूसरे अनदेखा कर रहे थे। तो लक्ष्य ऐसे ओटाकू ढूंढना या जगाना है। ये सिर्फ समस्या हल करने से आगे की बात है, ये जुनून पैदा करने के बारे में है। हाँ। अच्छा, अगला सिद्धांत है अंतर्निहित वायरलता खरीदी हुई अटेंशन से बेहतर है। ये पर्पल काउ के मूल विचार को ही पुष्ट करता है। अगर आपको लगातार विज्ञापन खरीदकर लोगों का ध्यान खींचना पड़ रहा है, तो शायद आपका उत्पाद ही पर्याप्त रूप से असाधारण नहीं है। गॉर्डन का तर्क है कि बातचीत या वायरलता को उत्पाद की डिजाइन, पैकेजिंग, कहानी या अनुभव में ही शामिल किया जाना चाहिए। यानी उत्पाद ऐसा हो कि लोग स्वाभाविक रूप से उसके बारे में बात करना चाहें, उसे साझा करने योग्य बनाया जाना चाहिए। ये सिर्फ मार्केटिंग विभाग का काम नहीं रह जाता, फिर ये तो उत्पाद विकास टीम का भी काम है। बिल्कुल। और असाधारणता एक बार में हासिल नहीं होती। इसीलिए अगला सिद्धांत है, प्रयोग करें, जल्दी शिप करें और ये स्वीकार करें कि अधिकांश प्रयास सफल नहीं होंगे। असाधारण चीजें खोजने के लिए बहुत सारे प्रयोग करने पड़ते हैं। ये जरूरी है कि आप नए विचार जल्दी से बाजार में लाएं, देखिए कि क्या प्रतिक्रिया मिलती है और ये मानने के लिए तैयार रहें कि ज्यादातर प्रयोग विफल होंगे। लक्ष्य कुछ बड़ी सफलताएं हासिल करना है जो असफलताओं की लागत को कवर कर लें। ये निरंतर सीखने और अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। आप रातों रात पर्पल काउ नहीं बना सकते। ये बार बार कोशिश करने, प्रतिक्रिया लेने और फिर से बेहतर प्रयास करने का खेल है। और अंत में ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी असाधारणता हमेशा के लिए नहीं रहती। सेका स्रोत कहता है, जब गाय फीकी पड़ने लगे तो उसे दूहे और दूसरी बनाए। मतलब जब आपका असाधारण उत्पाद या सेवा सामान्य होने लगे क्योंकि प्रतियोगी नकल कर लेते हैं या नवीनता पुरानी हो जाती है, तो उसे सम्मानपूर्वक रिटायर करने या नया रूप देने का समय आ गया है। सफलता क्षणिक है, खासकर जब वो असाधारणता पर आधारित हो। इसलिए आपको हमेशा अपनी अगली पर्पल काउ की तलाश में रहना होगा। निरंतर नवाचार ही कुंजी है। तो ये तो हुए पर्पल काउ के पीछे के सिद्धांत, लेकिन सवाल ये है कि इसे व्यवहारिक रूप से कैसे किया जाए। सारांश कुछ ठोस कदम सुझाता है जिन्हें हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला क्षेत्र है अपना फोकस या निशाना तय करना। इसके तहत सुझाव है कि बाजार का एक बहुत छोटा, शायद अनदेखा कोना चुने जहां आप सबसे चरम हो सकते हैं। सबसे तेज, सबसे सस्ता, सबसे आलीशान, सबसे नैतिक, सबसे सरल वगैरह। फिर एक ऐसी साहसिक भिन्नता चुने जिसे ग्राहक तुरंत समझ सके और जिसके बारे में बात करना चाहें। यह आपकी नीति, डिजाइन, कीमत, सेवा गारंटी या बिजनेस मॉडल में हो सकती है।
और यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि छोटा या किनारे का मतलब कमजोर होना नहीं है। ये गहरे संबंध बनाने और एक मजबूत आधार बनाने का तरीका है। साथ ही उद्देश्यपूर्ण ढंग से ये चुनना कि आप क्या नहीं करेंगे आपकी पहचान को और भी स्पष्ट और असाधारण बना सकता है। सीमाएं अक्सर रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। अच्छा पॉइंट है। दूसरा क्षेत्र है असाधारणता को उत्पाद में ही डिजाइन करना। इसमें शामिल है विशिष्ट पैकेजिंग का उपयोग करना, एक ऐसी कहानी गढ़ना जिसे उपयोगकर्ता दूसरों को सुनाना चाहें, या ग्राहक अनुभव में कोई यादगार सिग्नेचर मोमेंट बनाना। हाँ, कीमत का उपयोग भी कहानी कहने के लिए किया जा सकता है, चाहे वो सुपर प्रीमियम हो या क्रांतिकारी रूप से सस्ता। दोनों ही ध्यान खींच सकते हैं। सवाल यह है कि आपकी कीमत क्या संदेश देती है, और पहले 30 सेकंड के अनुभव पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। पहली बार इस्तेमाल करने के बाद कोई अपने दोस्त को क्या बताएगा? ये अंतर्निहित वायरलता का व्यावहारिक रूप है। जैसा हमने पहले बात की, उत्पाद को ऐसा बनाना कि वो खुद ही बातचीत शुरू करे, ना कि सिर्फ विज्ञापन पर निर्भर रहे। इसमें रेफरल लूप बनाना या साझा करना आसान बनाना भी शामिल है। और तीसरा क्षेत्र है लॉन्च करना, सीखना और मापना। सुझाव है कि छोटे पैमाने पर लॉन्च करें और तेजी से सीखें, कई प्रयोग चलाएं और केवल उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाएं जो वास्तविकता में लोगों के बीच बातचीत, मतलब वर्ड ऑफ माउथ पैदा करते हैं। सही। सिर्फ जागरूकता, अवेयरनेस को न मापें, बल्कि पक्षधरता, एडवोकेसी को मापें। कितने लोग आपके उत्पाद की सिफारिश कर रहे हैं, कितने ऑर्गेनिक उल्लेख मिल रहे हैं, क्या प्रतीक्षा सूची बढ़ रही है? ये डेटा संचालित प्रयोग का दृष्टिकोण है। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या चीज पर्पल काऊ बनेगी। आपको परीक्षण करना होगा। और मैट्रिक्स भी पारंपरिक मार्केटिंग मैट्रिक्स से अलग होने चाहिए। फोकस बातचीत पर होना चाहिए। अंत में, जैसा हमने पहले कहा, सफल उत्पाद को भी समय रहते रिटायर करने या ताज़ा करने की योजना बनाएं। ये काफी विस्तृत लेकिन ओकेनोगी फ्रेमवर्क लगता है। पर हम कैसे जानेंगे कि कोई विचार सचमुच असाधारण है या सिर्फ हमें ऐसा लग रहा है? स्रोत इसके लिए कुछ दिलचस्प परीक्षण सुझाता है। हाँ, कुछ लिटमस टेस्ट दिए गए हैं। पहला है डिनर पार्टी टेस्ट। क्या कोई उत्साही प्रशंसक बिना पूछे रात के खाने पर अपने दोस्तों को इसके बारे में गर्व से बताएगा? अगर हाँ, तो ये शायद असाधारण है। दिलचस्प। दूसरा है ओनलीनेस टेस्ट। क्या आप आत्मविश्वास से ये वाक्य पूरा कर सकते हैं, हम अकेले हैं जो करते हैं? क्या आप सचमुच किसी सार्थक पहलू में अद्वितीय हैं? अच्छा सवाल है। तीसरा है हैं? वाह, गैप। क्या आपकी पेशकश लोगों को पहले चौंकाती है? हाँ, ऐसा भी होता है, और फिर जिज्ञासा या खुशी में बदल जाती है। वो वाह, ये तो बढ़िया है। ये गैप अक्सर असाधारणता का संकेत होता है। हाँ, ये अनुभव किया है कई बार। हैगी, क्या ये आपके ब्रांड, समुदाय या संचालन के तरीके से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि सिर्फ नकल करने से काम नहीं चलेगा? ये सवाल आत्म मूल्यांकन में मदद करते हैं। ये वाकई सोचने वाले परीक्षण है, और स्रोत कुछ जाने माने उदाहरण भी देता है कि कैसे कंपनियों ने इन सिद्धांतों को अपनाया है। जैसे एप्पल का पहला iMac याद है? उस जमाने में जब सारे कंप्यूटर बेज रंग के उबाऊ डिब्बे होते थे। हाँ, बिल्कुल। एप्पल चमकीले पारदर्शी रंगों वाला डिजाइन लेकर आया। वो सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं था, वो एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया था जिसके बारे में लोगों ने खूब बातें की। सही। या डायसन को लें, जिसने वैक्यूम क्लीनर जैसी साधारण चीज को बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन किया, बेहतर तकनीक और आकर्षक लुक के साथ। हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहा था। या स्टारबक्स, जिसने कॉफी को सिर्फ एक पेय से बदलकर एक पूरा अनुभव बना दिया। माहौल, संगीत, कप पर नाम लिखना। वो अनुभव वाला पहलू महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मामलों में सफलता का कारण सिर्फ चालाक विज्ञापन या बड़ा लोगो नहीं था, बल्कि उत्पाद और ग्राहक अनुभव ही इतने अलग और आकर्षक थे कि उन्होंने लोगों को बात करने पर मजबूर कर दिया। असाधारणता उत्पाद के डीएनए में थी। ये समझना भी जरूरी है कि ये किताब क्या नहीं है। जैसा कि स्रोत स्पष्ट करता है, कुछ सीमाएं भी हैं। बिल्कुल। पहली बात, ये कोई कदम दर कदम गाइड या रेसिपी बुक नहीं है। ये क्या करना है, असाधारण बनना है, ये तो बताती है, पर हर स्थिति के लिए कैसे करना है, इसका सटीक फॉर्मूला नहीं देती। दूसरी बात, ये बिना किसी समझौते के सफलता का वादा नहीं करती। असाधारण होने के लिए आपको साहसिक चुनाव करने होंगे। कुछ लोगों को नाराज करने का जोखिम उठाना होगा। हर कोई आपको पसंद करे, ये जरूरी नहीं। हाँ, किनारे चुनने का मतलब है कि कुछ लोग केंद्र में छूट जाएंगे, ये स्वीकार करना होगा। कुछ ऐसा बनाने के बारे में है जो वास्तव में मूल्यवान या दिलचस्प हो, जिसके बारे में लोग बात करना चाहें, क्योंकि उसमें दम है। इन सीमाओं को जानना जरूरी है। स्रोत कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र करता है
जो गॉर्डन के विचारों पर की गई हैं। हाँ, कुछ वैध चिंताएं उठाई गई हैं। एक है उत्तरजीविता पूर्वाग्रह, सर्वाइवरशिप बायस। किताब अक्सर सफल पर्पल का उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन उन अनगिनत साहसिक प्रयासों का विश्लेषण कम करती है जो बुरी तरह विफल रहे हैं। हम केवल विजेताओं की कहानियां सुनते हैं, असफलताओं से उतना नहीं सीखते। ये एक आम समस्या है वैसे बिजनेस लिटरेचर में। हाँ, दूसरी आलोचना निष्पादन अंतर एग्जीक्यूशन गैप से संबंधित है। गॉर्डन ये तो बहुत अच्छे से बताते हैं कि क्या बनना है, यानी असाधारण, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए संगठनात्मक बदलाव, सप्लाई चेन या जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को कैसे अनुकूलित किया जाए, इस पर मार्गदर्शन सीमित है। विचार शानदार है, पर उसे जमीन पर उतारना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। यानी सिद्धांत और व्यवहार के बीच का अंतर। प्लान बनाना आसान है, उसे लागू करना मुश्किल। सही। और तीसरी सीमा श्रेणी उपयुक्तता है। कुछ बाजारों में, जैसे कि भारी रूप से विनियमित उद्योग जैसे फार्मा, या जहां खरीद प्रक्रिया बहुत औपचारिक और लंबी होती है, जैसे बड़े उद्यमों को बेचना, असाधारणता शायद आकर्षक डिजाइन या अनोखी नीति में न दिखे। वहां ये विश्वसनीयता, अनुपालन या कुल स्वामित्व लागत, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, TCO, मतलब किसी चीज को खरीदने, चलाने और बनाए रखने की कुल लागत, जैसी चीजों में प्रदर्शित करनी पड़ सकती है। अच्छा, इसके रूप में कुछ सवाल भी पेश करता है। ये काफी उपयोगी हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर कोई भी टीम मंथन कर सकती है। हमारे असली शुरुआती अपनाने वाले कौन हैं? वे कहाँ मिलते हैं? वे किस बारे में शेखी बघाड़ते हैं या शिकायत करते हैं? हम ऐसी कौन सी गहरी इच्छा या जुनून, ओटाकू को पूरा कर सकते हैं जिसे दूसरे अनदेखा कर रहे हैं? हमारा ओनलीनेस कथन क्या है? यानी वो क्या चीज है जो सिर्फ हम करते हैं? हाँ, ये जरूरी है। वो 10 सेकंड की कहानी क्या है जो एक खुश ग्राहक अपने दोस्त को बताएगा? हम अपनी श्रेणी का कौन सा अलिखित नियम तोड़ सकते हैं? मूल्य निर्धारण, वितरण, नीति, गति, गारंटी? हाँ, अच्छा सवाल। हमारे उत्पाद या सेवा में अंतर्निहित साझा करने का तरीका, शेयर लूप क्या है? लोग इसे आसानी से कैसे फैला सकते हैं? और हमारी अगली पर्पल काउ क्या होगी जिसे हम मौजूदा उत्पाद के उबाऊ होने से पहले तैयार करना शुरू कर देंगे? ये सवाल सीधे मुद्दे की जड़ तक जाते हैं और टीमों को लीक से हटकर सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। और कुछ यादगार पंक्तियां भी हैं जो गॉर्डन के दर्शन का सार प्रस्तुत करती हैं, जो याद रखने लायक हैं। स्रोत 3 प्रमुख उदाहरणों पर प्रकाश डालता है। पहला, सुरक्षित ही रोकी भरा है, सेफ इज रिस्की। ये हमें यथास्थिति पर सवाल उठाने और आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की चुनौती देता है। बिल्कुल। दूसरा, असाधारण का मतलब है जिसके बारे में बात की जाए। रिमार्केबल मीन्स वर्थ मेकिंग अ रिमार्क अबाउट। ये असाधारण की एक बहुत ही व्यवहारिक और कार्रवाई योग्य परिभाषा है। हाँ, सीधी और सरल। और तीसरा, अगर ये पर्पल काउ नहीं है तो ये अदृश्य है। If it's not a purple cow, it's invisible. ये आज के संतृप्त बाजार की कठोर सच्चाई का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। ये पंक्तियां निश्चित रूप से दिमाग में बैठ जाती हैं। अंत में स्रोत कुछ उदाहरण देता है कि इन विचारों को विभिन्न संदर्भों में कैसे लागू किया जा सकता है। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई एक YouTube चैनल चलाता है जो पुस्तक सारांश देता है, उसे कैसे असाधारण बनाया जा सकता है? शायद बेहद छोटे 60 सेकंड के सारांश बनाकर, या एक अनोखी विजुअल शैली अपनाकर जो तुरंत पहचानी जाए, या हर वीडियो के साथ दर्शकों के लिए कोई इंटरैक्टिव चुनौती पेश करके। बिल्कुल। या शायद चैनल किसी खास तरह की किताबों पर ही फोकस करे, जैसे सिर्फ स्वतंत्र लेखकों की किताबें या केवल एक विशेष विषय पर। ये किनारों के लिए डिजाइन करने का उदाहरण होगा। हाँ, लक्ष्य है इसे एक और पुस्तक सारांश चैनल बनने से बचाना। सही। दूसरा उदाहरण एक ऐप या सेवा का है, जैसे कि ड्राइवरों के लिए ड्राइविंग घंटे लॉक करने वाला एक बॉट। ये कैसे पर्पल काउ बन सकता है? स्रोत कुछ विचार देता है। शायद ये वॉइस नोट्स को जादुई रूप से संरचित लॉग एंट्री में बदल दे, जिससे ड्राइवरों का बहुत समय बचे। ये काफी उपयोगी हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी सुविधा होगी। या इसकी कोई ऐसी अनोखी गारंटी या नीति हो जिसके बारे में ड्राइवर एक दूसरे को बताएं। जैसे अगर हमारी गलती से लॉग में कोई त्रुटि हुई तो हम उस दिन का जुर्माना भरेंगे। हाँ, ये थोड़ा नाटकीय है पर यादगार जरूर रहेगा। हाँ, और इसे पहले ट्रक ड्राइवरों के एक छोटे विशिष्ट समूह के साथ लॉन्च करना, उनकी प्रतिक्रिया से सीखना और फिर धीरे धीरे विस्तार करना गॉर्डन के सिद्धांतों के अनुरूप होगा। तो इस पूरी चर्चा से मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है?
ऐसा लगता है कि सेच गोडिन का पर्पल काउ का विचार एक जोरदार अनुस्मारक है। आज के भरे हुए बाजारों में औसत होना लगभग अदृश्य होने जैसा है। आगे बढ़ने का रास्ता विज्ञापन पर ज्यादा पैसा खर्च करने में नहीं, बल्कि उत्पाद या सेवा के मूल में ही असाधारणता को बुनने में है। बिल्कुल। इसका मतलब है जोशीय शुरुआती अपनाने वालों को लक्षित करना, प्रयोग करने से न डरना और तब तक कोशिश करते रहना जब तक कुछ ऐसा न मिल जाए जिसके बारे में लोग खुद बात करना चाहें। ये एक मानसिकता बदलने का आह्वान है, जैसा हमने कहा, ना कि कोई चरण दर चरण मैनुअल। लेकिन अगर इस दृष्टिकोण को अनुशासित प्रयोग और सीखने की इच्छा के साथ जोड़ा जाए तो ये मार्केटिंग और उत्पाद विकास पर सबसे परिवर्तनकारी सोच में से एक हो सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि भीड़ भरे बाजार में अलग दिखना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये जीवित रहने की एक बुनियादी जरूरत बन गई है। औसत अब पर्याप्त नहीं है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपके काम या उद्योग के क्षेत्र में वो कौन सा अलिखित नियम या मान्यता है जिसे हर कोई बिना सवाल किए मानकर चलता है, और क्या उस नियम को तोड़ने से कुछ सचमुच असाधारण, कुछ पर्पल काउ जैसा बनाया जा सकता है? इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार तक सीखते रहें।